गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। टॉपिक आपके गवर्नेंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एडल्ट लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने निकाला था, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिटरेसी को डिफाइन कर दिया है और फुल लिटरेसी की डेफिनेशन भी बता दी है सारी स्टेट्स को। ठीक है, तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है और इसका फाइनेंशियल आउटले ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का है, जिसमें कि 15 या 15 से अबव के एज के जो भी अडल्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हों और उन्होंने अपनी फॉर्मल स्कूलिंग मिस कर दी है, तो उनको सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए, उनकी लिटरेसी को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो इसमें उनको फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी सिखाई जाएगी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन और एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए भी कहा जाएगा। तो उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? डोर टू डोर सर्वे किए जाते हैं मोबाइल ऐप पर, और नॉन लिटरेट जो है वो खुद भी आकर जो है वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो बेसिकली ये स्कीम वॉलंटियरिज्म पर चल रही है और इसमें टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, रिसोर्सेज सब जो है वो दीक्षा प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी ने बना के दिया है। तो क्या जो है मीनिंग रहेगा लिटरेसी का? लिटरेसी को अंडरस्टैंड किया जाएगा कि अगर आपके पास एबिलिटी टू रीड, राइट और कंप्यूट है विद कॉम्प्रिहेंशन, तो आप जो है लिटरेट हो। और स्टेट या यूटी जो 95% लिटरेसी अचीव कर लेगी वो फुली लिटरेट मानी जाएगी। तो एक लिटरेट कैसे डिक्लेयर किया जाएगा? एक इंडिविजुअल को लिटरेट किया जाएगा डिक्लेयर जब वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट जो है वो क्लियर कर लेगा। तो 2023 में लगभग 39,94,563 एडल्ट लर्नर्स ने जो है वो एफ एल नेट एग्ज़ाम दिए, जिसमें से 36 लाख के आसपास जो है वो क्लियर उन्होंने कर लिया। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ नॉन लिटरेट इंडिविजुअल्स जो देखे गए वो 25.76 करोड़ नॉन लिटरेट इंडिविजुअल्स थे सेंसस 2011 के हिसाब से। और उनमें से जो है मेल 9 करोड़ के आसपास हैं और 16 से लगभग 17 करोड़ के बीच में फीमेल्स हैं। तो इन्हीं को ही लिटरेसी करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। तो लगभग 18.12 करोड़ एडल्ट्स इंडिया में जो है वो अभी भी इलिटरेट हैं और उनको चाहे साक्षर भारत प्रोग्राम भी चला लिया गया, लेकिन फिर भी अभी वो इलिटरेट है। उन्हीं के लिए ये जो है ये प्रोग्राम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम चलाया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मॉनसून मिशन। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू मिशन चलाया जाएगा वेदर फॉरकास्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और इसका बजट जो है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का रहेगा। ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग जो नेशनल मॉनसून मिशन है उससे बड़ा मिशन रहेगा। तो नेशनल मॉनसून मिशन क्या है? एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट हमारे को वेदर और क्लाइमेट प्रोडिक्शन में देने के लिए मिशन चलाया गया, और ये पिछले 3 साल में बहुत अच्छे इसने जो है हाई एक्यूरेसी के साथ प्रोडिक्शन की है की वेदर इवेंट्स की अक्रॉस डिफरेंट टाइम स्केल्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल मॉनसून मिशन का? मॉनसून प्रोडिक्शन को एनहेंस करना। ठीक है, सारी स्टेट्स और यूटीज़ में। तो सीजनल प्रोडिक्शंस देना, मतलब पूरे एंटायर मॉनसून सीजन कैसा रहेगा। फिर एक्सटेंडेड रेंज प्रोडिक्शंस देना अगले 4 हफ्तों की। और जो शॉर्ट रेंज प्रोडिक्शंस होती हैं अप टू 5 डेज़ की, वो इसके थ्रू दी जाती हैं। तो इसमें जो है पार्टनरशिप की जा रही है इंडियन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच भी। और इसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, फ्लड फॉरकास्टिंग, एक्सट्रीम इवेंट्स फॉरकास्टिंग करना, विंड एनर्जी जो है उसकी एनर्जी प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज़ करना, ये सब नेशनल मॉनसून मिशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रूमी 1। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है अपनी स्पेस जर्नी में। एक फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो ये इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। तमिलनाडु की एक स्टार्टअप कंपनी जो है उन्होंने इसको बनाया है, और ये एक हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम को जो है वो यूज़ करता है, जिसमें बोथ लिक्विड और सॉलिड फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें CO2 ट्रिगर्ड पैराशूट सिस्टम भी है, और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ फायरवर्क्स रहता है। कोई भी इसमें TNT का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसका लॉन्च करते हुए 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 PICO सैटेलाइट्स का लॉन्च भी किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पोलारिस डॉन मिशन।
ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पोलारिस डॉन मिशन बहुत आजकल न्यूज़ में चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी आपको बहुत देखने को मिल रहा होगा। तो ये एक कमर्शियल स्पेस फ्लाइट है जो हाई ऑर्बिट मिशन में जाने वाली है। फर्स्ट एवर प्राइवेट स्पेस वॉक रहेगा नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स के लिए। तो ये फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल मिशन है जो स्पेस वॉक कंडक्ट करेगा। लगभग 700 किलोमीटर अबव अर्थ ऑल्टीट्यूड पर जो है भेजा जाएगा नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स को। और ये मिशन ऑर्बिट करेगा अर्थ के उन रीजन्स को भी जो हाईली चार्ज बेल्ट ऑफ रेडिएशन को बिलोंग करते हैं, जिनको हम वैन एलन बेल्ट्स भी कहते हैं। ये ऑल्टीट्यूड जो है सरपास कर देगा इवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भी, जो 400 किलोमीटर पर प्लेस्ड है। स्पेस एक्स जो है इसके लिए फैल्कन 9 रॉकेट देने वाला है, ड्रैगन कैप्सूल देने वाला है इस मिशन के लिए। और जो वैन एलन बेल्ट्स के हैं वो क्या होती हैं वो समझते हैं। तो बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स जो अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर के हैं, जो हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करते हैं सोलर स्टॉर्म्स और कॉस्मिक रेज से, ये वो एरिया है। ठीक है, इसको 1958 में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था। तो 680 से 3000 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है वो इनर बेल्ट है, और इसमें लगभग हाई एनर्जी प्रोटॉन्स होते हैं। और जो आउटर बेल्ट है जो 15,000 से 20,000 किलोमीटर अबव द अर्थ के सरफेस है, वहाँ पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इससे रेडिएशन रिस्क का खतरा रहता है अगर यहाँ पर स्पेस वॉक की जाए। तो हायर लेवल ऑफ रेडिएशन जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को फेस करने पड़ेंगे। चार्ज पार्टिकल्स जो है उससे जो है रेडिएशन सिकनेस होना, ह्यूमन टिश्यूज़ को सिकनेस होना और इवन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर भी हो सकता है। तो डेटा जो इससे कलेक्ट किया जाएगा वो फ्यूचर डीप स्पेस मिशंस के लिए हमारे हेल्पफुल रहेगा। तो वैन एलन बेल्ट्स जो है वो हमारे फ्यूचर मिशन टू मार्स में, यहाँ से अगर आप जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को भेजोगे तो हमारे को फ्यूचर मिशन टू मार्स में जाने के लिए भी हेल्प रहेगा। और 4 एस्ट्रोनॉट्स जो है वो ऑन बोर्ड होंगे और अपने स्पेस सूट्स को, जो कि स्पेस एक्स द्वारा डेवलप किए गए हैं, उनको टेस्ट करेंगे जाकर। और बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे इस तरह की स्पेस ट्रैवल के, उसको भी जो है वो डॉक्यूमेंट किया जाएगा। फिर जो है डीकम्प्रेशन सिकनेस, जो कि नाइट्रोजन गैस बबल जो कि ह्यूमन टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट, उसको भी जो है वो उस पर भी रिसर्च किया जाएगा। और लेज़र कम्युनिकेशन टेस्ट भी किया जा रहा है इसी मिशन में। मतलब कि जो स्पेस एक्स ने स्टार लिंक सैटेलाइट नेटवर्क का जो प्रोवाइड किया है कम्युनिकेशन सिस्टम, उसका भी यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये हमारे फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए वाइटल रहेगा। तो जो थर्ड पोलारिस मिशन होगा, कई तरह के मिशन भेजने वाले हैं, जो उसमें थर्ड वाला होगा वो फर्स्ट क्रूड टेस्ट होगा स्पेस एक्स के रीयूजेबल स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने रिसेंटली नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल दिल्ली में लॉन्च किया है, जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए एक पोर्टल है जिसमें सभी MBBS डॉक्टर्स जो कि एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। NMR जो है वो मैंडेटेड है अंडर सेक्शन 31 ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट ऑफ 2019, और ये एक डेटाबेस दे रहा है सभी एलोपैथिक रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का इंडिया में। इसमें जो है डॉक्टर्स को आधार लिंकिंग की जाए के साथ उनको रजिस्टर किया जाएगा, और कुछ डेटा तो इवन आम पब्लिक को भी अवेलेबल होगा कि वो कंफर्म कर सकेंगे कि जो डॉक्टर है वो MBBS है या नहीं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो RBI ने एक UPI की तरह क्रेडिट सेक्टर में यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को लॉन्च किया है एक पायलट प्रोग्राम की तरह। तो एक फ्रिक्शनलेस क्रेडिट देने का ही प्रोग्राम है, और जो अदरवाइज टाइम लगता है रूरल या स्मॉल बोरोवर्स के लिए, उनको कम करने का ये एक जो है वो एक इनिशिएटिव है। तो इसमें बैंक्स को, NBFCs को, फिनटेक फर्म्स को, बोरोवर्स को, सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा ट्रांसपेरेंट क्रेडिट डिस्पर्समेंट प्रोसेस के लिए। तो इसमें जो अनमेट डिमांड है क्रेडिट की, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर या MSME बोरोवर्स को, उनको जो है हेल्प हो जाएगा। ठीक है, सीमलेस फ्लो होगा डिजिटल इन्फॉर्मेशन का, क्विक टर्न अराउंड टाइम होगा, ज़्यादा एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा सिस्टम जो है वो कंसेंट बेस पर चलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल बोरोवर के बिना कंसेंट के भी उसको अप्रोच किया जा रहा है। तो कम्प्लेक्सिटी जो है टेक्निकल इंटीग्रेशन की, उसको रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, अपनी लोन एप्लीकेशंस को बोरोवर्स जो है वो आसानी से ट्रैक भी कर सकेंगे रियल टाइम बेसिस पर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्ली बारगेनिंग। टॉपिक सोशल इश्यूज, गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 डेकेड्स के बाद भी प्ली बारगेनिंग जो है वो इंडिया में बहुत ही कम यूज़ हुई है, ऐसा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की रिपोर्ट बता रही है। तो प्ली बारगेनिंग में क्या होता है, एक डिफेंडेंट जो क्रिमिनल केस में है, अगर वो कह देता है कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, तो उसको कुछ कंसेशन दिया जाता है
प्रोसिक्यूटर द्वारा कोर्ट में, जैसे कि उसका सेंटेंस रिड्यूस करना, कुछ लेसर चार्ज उस पर लगाना, कुछ चार्ज को ड्रॉप कर देना, या फिर उसको कोई भी एग्रीमेंट जिससे कि उस डिफेंडेंट को हेल्प हो सके। तो बेसिकली एक क्रिमिनल केस को रिजॉल्व करने का ये बिना ट्रायल बिना ट्रायल के क्रिमिनल केस को रिजॉल्व करने का एक बहुत अच्छा ये टेक्निक है। लेकिन ये उन्हीं केसेस में एप्लीकेबल है जिसमें कि 7 साल से कम की सज़ा होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा क्राइम किया है जिसमें बहुत ही घिनौना आपने क्राइम किया और आप उसमें भी प्ली बार्गेनिंग जो है की फैसिलिटी लेने का ट्राई करो। तो ये किसी भी स्टेज ऑफ ट्रायल पे हो सकता है, या क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस पे हो सकता है। प्ली बार्गेनिंग जो है वो कर सकता है डिफेंडेंट, और इसको अक्यूज को एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है कोर्ट को सामने कि वो गिल्टी प्लीड करता है, और कोर्ट फिर एग्जामिन करता है उस एप्लीकेशन को और उसको अलाउ या रिजेक्ट कर सकता है। और उसी नेगोशिएशन प्रोसेस फिर जो है वो एप्लीकेशन जो है वो प्रोसिक्यूटर को भेज दी जाती है। फिर प्रोसिक्यूटर के साथ नेगोशिएशन होती है कि हम जो है वो सेंटेंस रिड्यूस किया जाए या कोई और कंसेशन दिया जाए। अक्यूज जो है फिर उस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, और कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि क्या वो प्ली बार्गेनिंग एग्रीमेंट को बाद में माने या ना माने। ठीक है, और एक बार सेंटेंस सुना दिया कोर्ट ने तो वो फाइनल होता है। ऐसा नहीं कि अगर वो प्ली बार्गेनिंग का जो एग्रीमेंट है उसमें कहा गया था कि 7 साल की सज़ा है, हम आपको 3 साल का ही करवा देंगे, लेकिन अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया 5 साल का तो वो माननी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं परिवेश 2.0 पोर्टल। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट जो है उन्होंने मैंडेट किया है कि एक्जॉटिक पेट्स अगर आप जो है वो रखते हो तो उसको परिवेश 2.0 पोर्टल पर रजिस्टर कराना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। तो एक्जॉटिक स्पीशीज़ क्या होती है? एनिमल्स और प्लांट्स की वो स्पीशीज़ जो नेचुरल हैबिटेट से जिनको आप मूव करके न्यू लोकेशन पर ला रहे हो। ठीक है, तो लिविंग एनिमल स्पीशीज़ रूल्स 2024 के मुताबिक कोई भी इंडिविजुअल जो अगर स्पीशीज़ जो कि लिस्टेड है शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो पोजेस करता है तो उसे रिपोर्ट और रजिस्टर करना पड़ेगा। तो कंसर्न क्या रहते हैं एग्जॉटिक स्पीशीज़ के साथ कि उसको इंपोर्ट और ब्रीड किया जाता है इंडिया में बिना किसी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के, तो इससे जो है पैंडमिक का भी खतरा हो सकता है। और हमने कुछ टाइम से ये भी देखा है कि इसकी स्मगलिंग भी बहुत ज़्यादा की जा रही है एग्जॉटिक एनिमल्स की इंडिया में। तो ये परिवेश पोर्टल जो है ये वर्क फ्लो एप्लीकेशन है जिसको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बनाया है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मुद्रा 2.0 लोन्स। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन बजट में जो है वो लोन लिमिट जो तरुण कैटेगरी की होती थी मुद्रा में 10 लाख तक की, उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, सिर्फ उन बोरोवर्स के लिए जिन्होंने अपने पुराने मुद्रा लोन्स जो है वो टाइम पर रीपे कर दिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि जो मुद्रा योजना क्या थी, एक्चुअली क्या है, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था अफोर्डेबल क्रेडिट देने के लिए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को। तो इसमें लोन्स जो है वो चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, रीजनल रूरल बैंक्स हों, कोऑपरेटिव बैंक्स हों, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों, फॉरेन बैंक्स हों, इन सब से जो है वो लोन लिया जा सकता है। 10 लाख तक का लोन मैक्सिमम नॉन फार्म कैटेगरी में जो है वो लिया जा सकता है। तो इसमें 3 कैटेगरीज ऑफ लोन्स हैं। शिशु कैटेगरी मतलब 50,000 तक का लोन लेने वाले न्यू और माइक्रो एंटरप्राइजेस। किशोर कैटेगरी मतलब 50,000 से 5 लाख तक का लोन लेने वाले बिजनेसेस जो कि ग्रोथ फेज में है। फिर तरुण कैटेगरी जो बिजनेसेस जो अपनी एक्सपेंशन चाहते हैं वो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। कोई डायरेक्ट सब्सिडी तो नहीं है, लेकिन जो है लोन अवेल किया जा सकता है कुछ बेनिफिट्स के साथ। ठीक है, जैसे कि कंसेशंस मिल जाते हैं एंड इंटरेस्ट पेमेंट में गारंटी नहीं देनी पड़ती है, कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या रहा है मुद्रा 1.0 स्कीम का? 27.75 लाख करोड़ का जो है क्रेडिट डिसबर्स किया गया है 47 करोड़ स्मॉल और न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, जिसमें से कि 69% जो मुद्रा लोन अकाउंट्स हैं वो विमेन द्वारा हेल्ड हैं। तो वो मुद्रा 2 में क्या हम एक्सपेंशन कर सकते हैं? एक तो उसका स्कोप बढ़ा सकते हैं, आउटरीच को बढ़ाना खासकर रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना ताकि डिफ़ॉल्ट रेट और जो है वो कम हो सके और बिजनेस ऑपरेशंस उनके इम्प्रूव हो सके, और ज़्यादा लैंडिंग स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को इंकरेज करने के लिए ECGS स्कीम को भी इंक्लूड करना मुद्रा 2.0 में, उससे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिस्क कम हो जाएगा। और एक फ्रेमवर्क रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ लोन डिसबर्समेंट बनाना भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is New India Literacy Program. This topic is important for your social issues and governance section. To push for adult literacy, New India Literacy Program was launched by Union Education Ministry, and now Education Ministry has confirmed what is the definition of literacy and what it would mean to achieve full literacy for any state. So, New India Literacy Program, it was launched as a centrally sponsored initiative, and it was part of the national education policy as well. And the aim is to empower adults aged 15 and above from all backgrounds who miss their formal schooling and help them to integrate into society and contribute to the nation's growth. So the scheme has five components. First is the foundational literacy and numeracy, critical life skills, vocational skills development, basic education, and even continuing the education further. So the beneficiaries are identified from door-to-door surveys on mobile app. The non-literate can themselves also avail the benefit of the scheme through direct registration. And this scheme is basically functioning on volunteerism. So the teaching learning material is being provided by Diksha platform of the NCRT. Okay. So who is considered literate under this scheme? Literacy may be understood as the ability to read, write, and compute with comprehension skills. And a state or a UT which achieves 95% literacy will be considered as fully literate. So an individual who has to be declared literate will have to take the FLNAT exam, and almost 40 lakh adult learners appeared for FLNAT exams in 2023, and out of which 36 lakh plus were certified literate. So, according to the 2011 census, there were almost 25.76 crore non-literate individuals in the 15 plus age group, and out of these non-literate individuals, 9.08 crore were males and 16.68 crore were females. So even after the launch of Sakshar Bharat program, 18.12 crore individuals in India were still illiterate. So that's why the need for New India Literacy Program was felt. So the next topic is National Monsoon Mission. This topic is important for your environment section. So a new mission to improve weather forecasting with a budget of at least 10,000 crore is expected to be launched soon, and it is likely to be several times bigger than the existing National Monsoon Mission. So this National Monsoon Mission has made significant advancements in weather and climate prediction by developing state-of-the-art models which are now fully operational. And these models cover a wide range of forecasting periods, including short range, medium range, and seasonal. So over the past 3 years, these models created under the National Monsoon Mission have consistently demonstrated high accuracy in predicting key weather events. Okay, so what are the objectives of National Monsoon Mission? So the aim is to enhance monsoon prediction capabilities across India for all time scales. And to achieve this, mission is implemented nationwide, encompassing all states and union territories. So the targets of monsoon mission is to ensure a continuous prediction system using the monsoon mission models across various time scales, like giving seasonal predictions for the entire monsoon season, then extended range predictions for up to 4 weeks, short range predictions for up to 5 days. Okay, so international collaborations are also being envisaged between India and Indian and international institutes, and this will be beneficial for not just the agriculture but for flood forecasting, extreme events forecasting, and even wind energy by optimizing their energy production. So the next topic is Rumi 1. This topic is important for your science and tech section. So India has achieved a significant milestone in its space journey with the launch of its first reusable hybrid rocket called Rumi 1. So Rumi 1 is India's first reusable hybrid rocket, and it was developed by the Tamil Nadu based startup company, and it stands out for its innovative hybrid propulsion system, which is having the advantages of both liquid and solid fuels. So this uh, Rumi 1 reduces the risk of accidental detonation as well because of this hybrid design. So it is completely free of fireworks and it is using no TNT. So during this launch, it carried 3 Cube satellites and 50 Pico satellites. So the next topic is Polaris Dawn mission. This topic is important for your science and tech section. So to revolutionize commercial space flight with a high orbit mission,
Polaris Dawn mission will be the first ever private spacewalk by will facilitate the first ever private spacewalk by non-professional astronauts. So Polar Dawn mission or Polaris Dawn mission will be the first non-governmental mission to conduct a spacewalk at an unprecedented altitude of approximately 700 kilometers above Earth, which will and it will also orbit through the regions of highly charged belt of radiation called the Van Allen belts. This altitude surpasses that of the ISS, which is orbiting at about 400 kilometers. So SpaceX will be providing the Falcon 9 rocket and the Dragon capsule for this mission. So what is this Van Allen belts? So this belt is basically the consists of the charged particles trapped by Earth's magnetosphere, which protects the planet from solar storms and cosmic rays. These belts were first identified in 1958. The inner belt is located between 680 to 3000 kilometers. It is primarily composed of high energy protons. The outer belt consists of high energy electrons, and it is situated between 15,000 to 20,000 kilometers above the Earth's surface. And this spacewalk will expose the crew to higher levels of radiation than those on the ISS. So the charged particles within these belts can lead to radiation sickness, harm to human tissues, and even increased risk of cancer among these astronauts. So this data, which will be collected during this mission, will be crucial for future deep space missions as well. So these Van Allen belts also so this mission would also involve orbiting through the Van Allen belts, and this would be important for our understanding of future missions to Mars as well. So this mission will also create research biobanks to study how space travel would impact human biology, including eyesight and brain structure. And there is also a particular problem of decompression sickness, in which the nitrogen gas bubbles start damaging human tissues during space flight. Okay, so this will also be an opportunity to test the laser communication services provided by SpaceX Starlink satellite network, which will be vital for future space missions to Moon, Mars, and beyond. So the third Polaris mission will involve the first crewed test flight of SpaceX reusable Starship spacecraft. So the next topic is National Medical Register Portal. This topic is important for your governance section. So Union Health Minister has recently launched the National Medical Register Portal in New Delhi. So it is a portal of the National Medical Commission for the registration of all MBBS doctors eligible for registration in India. This is mandated under the Section 31 of National Medical Commission Act of 2019, and this portal will be the database of all allopathic registered doctors in India, and their Aadhaar ID of these doctors will be linked to this portal. Some data will also be visible to the common public so as to verify who is a MBBS doctor. Okay. So the next topic is Unified Lending Interface. This topic is important for your economy section. So ULI is a platform to transform the lending space, like UPI was meant for transforming the payment system. So that's why RBI has launched the pilot program for the ULI. So ULI is aimed to provide a frictionless credit by cutting down the time taken for appraisal, especially for rural and small borrowers. And this will serve as a bridge to connect banks, NBFCs, fintech firms, and borrowers. And it will bring in a more efficient and transparent credit disbursement process. So this ULI will cater to a large unmet demand of credit across various sectors, particularly for agricultural and MSME borrowers. So this will facilitate seamless flow of digital information as well. And the aim is to ensure quicker turnaround time without requiring extensive documentation. The entire system will be consent based, that is based on the consent of the potential borrower. It will also reduce the complexity of multiple technical integrations, and it will promote transparency as well, because the borrowers would be able to track their loan applications in real time. Okay. So the next topic is plea bargaining. This topic is important for your governance and your social issues topic. So nearly 2 decades after plea bargaining was introduced, its application in India has remained minimal, as per the recent report by Union Ministry of Law and Justice.
So, plea bargaining is a process in which a defendant in a criminal case agrees to plead guilty in exchange for some concession from the prosecutor or the court. So, the concession could be a reduced sentence, a lesser charge, dropping some charges, or any other agreement that benefits the defendant. So, the aim of the plea bargaining is to resolve a criminal case without going to trial. And plea bargaining applies only to offenses which are punishable up to 7 years of imprisonment, and it uh, uh, with further restrictions like uh, it is not applicable for those cases which involve crimes against women, children, or socioeconomic offenses. It can take place at any stage, and it has to be initiated by the accused by filing an application with the court expressing his willingness to plead guilty. So the court then examines that application and it may allow or reject it. It then transfers the application to the prosecutor for further negotiations. So during the negotiation process, the prosecutor may offer a reduced sentence or some other concession in exchange for the accused's guilty plea. The accused may accept or reject that offer, and if accepted, the court will record the plea of guilt and pronounce the sentence as per the terms of the plea bargaining agreement. But remember, court is not bound by it. Court has the discretion to accept or reject the plea bargaining agreement as well. Okay, so there is the fault here. Why would a person plead guilty? Because he would be unsure if the court would be accepting that plea bargaining agreement or not. So this is why it is being minimally used in India. Okay, so once the sentence has been pronounced by the court, it would become final, and even if it contravenes the actual negotiation provisions of the plea bargaining agreement. Okay. So the next topic is Parivesh 2.0 portal. This topic is important for your environment section. So Union Ministry of Environment has mandated the registration of exotic pets um, on the Parivesh 2.0 portal within 6 months. So exotic species refer to those animals or plants which are moved from their natural habitat to a new location. And according to the living animal species reporting and registration rules, any individual possessing species listed under the Schedule 4 of the Wildlife Protection Act must report and register them. So, what are the concerns with exotic species? So, they are imported and bred in India without proper registration. So, therefore, there is also a risk of pandemic due to them. Activists have also raised alarms over the increasing smuggling of endangered exotic animals to India. So, this Parivesh 2 portal is a web-based workflow application developed by the Union Ministry of Environment for the registration of such exotic species. So the next topic is Mudra 2.0 loans. This topic is important for your economy section. So Union Budget has increased the loan limit under the scheme of Mudra Yojana and under the Tarun category to 20 lakh rupees from the existing 10 lakh rupees. But it would only be available for those who have successfully repaid their previous Mudra loans. So the scheme of Mudra Yojana was designed to fund the unfunded, and it is aimed at providing affordable credit to micro and small enterprises. So that's why it was launched in 2015, and uh, it helps the small borrowers to secure loans from various financial institutions, including the public sector banks, regional rural banks, cooperative banks, private sector banks, foreign banks, MFIs, NBFCs. So the loan amount is maximum 10 lakh rupees for non-farm income generating activities. So there are categories of loans like the Shishu loans are up to 50,000 rupees for new and micro enterprises. Kishore loans are 50,000 to 5 lakh rupees for businesses who are in the growing phase. Then the Tarun categories for those businesses who are wanting to expand further. So for them, 5 lakh to 10 lakh rupees loan is available. So this limit has now been increased to 20 lakh rupees only if you have previously repaid your Mudra loan. So no direct subsidy is given under this Yojana, but of course no collateral is required to avail these loans. And some other benefits like capital subsidies are available if a loan is linked to a government scheme. So if we want to look at the performance of Mudra 1, then 27.75 lakh crore rupees worth of credit was disbursed to 47 crore small and new entrepreneurs, and approximately 69% of the beneficiaries were women. Okay. So what will be the vision for Mudra 2.0? So we should widen Mudra 2.0 should widen its scope and focus on improving outreach, especially in rural and semi-urban areas. And
Financial literacy programs must also be conducted to reduce default rates and improve business operations. The ECGS scheme must be included with the Mudra 2.0 so as to reduce risk for financial institutions, and technology must be leveraged so that a framework can be created for real-time tracking of loan disbursements. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.